Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे खून का रिश्ता, जिसे कहानीकार है भीष्म साहनी जी। पिछले कक्षाओं में हमने ये देखा वीर जी की सगाई हो रही है और चाचा मंगलसेन सगाई का जो सपना है सगाई में जाने से पहले ही देखने लगे हैं, वो भी बड़ी शानदार सपना। और रसोई घर में ये बहस चल रही है कि सगाई किस प्रकार से हो। वीर जी के माँ बाप चाहते हैं कि अपने इकलौते बेटे की जो सगाई है धूमधाम से करे, लेकिन वीर जी आज के जमाने के हैं, ये दकियानूसी बातों को वो नहीं मानते। इसलिए वो चाहते थे कि उनके पिताजी अकेले जाए और सिर्फ ₹100 लेकर सगाई डलवा लाए, क्योंकि वो चाहते थे शादी या सगाई में खर्च करना बेकार है। इसलिए उनकी सगाई बहुत ही सीधे सादे तरीके से करना चाहते थे। और माँ बाप अपने बेटे से सहमत नहीं थे और बेटा अपने माँ बाप से सहमत नहीं था, इसलिए उनमें बहस चल रही थी। और बीच में ये भी बात हुई कि संतु ये सारी बातें सुनकर मंगलसेन से ये कहता है कि चाचा तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। तो मंगलसेन का जो दिल है धक से रुक गया, क्योंकि वो पहले से ही सगाई में जाने का सपना देखने लगा था। जब उसको ये पता लगा कि सगाई में मंगलसेन को नहीं ले जाएंगे, उसको बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी संतु और मंगलसेन में ₹2 की शर्त लग जाती है इसी बात पर। फिर मंगलसेन रसोई में आते हैं, खाना सारी चीजें ये सारी हो जाती है। मंगलसेन वहां से चली जाती है। उनके बीच में क्या बातें हुई वो हम पिछले कक्षा में देख चुके हैं। और अंत में अपने बेटे की जो बातें हैं वो अपने माता पिता को मानना ही पड़ा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे के बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने बेटे से दरख्वास्त करते हैं कि अकेले बाबूजी का जाना अच्छा नहीं है, कम से कम 2-3 समधी उनके साथ चले जाए। किंतु वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे, वो अपने बात पर भी अड़े थे। इसलिए अंत में दोनों के बीच में ये बातें हो गई, यहाँ पर ये सहमति हो गई कि वीर जी ये मान गए कि सिर्फ बाबूजी अपने साथ मंगलसेन को ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर माता पिता को बुरा लगा, फिर भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मंगलसेन को बोला गया कि वो जाके सगाई के लिए तैयार हो जाए। जब मंगलसेन सगाई के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है तो माँ जी का दिल वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मंगलसेन इतने बुरे तरीके से तैयार होकर आया था कि माँ जी को लगा अगर ये मंगलसेन इस प्रकार से समधियों के घर जाएगा तो उनकी नाक कट जाएगी। नाक कटना एक मुहावरा है, इज्जत खराब हो जाना, इज्जत निकल जाना। तो वो क्या करती है, मंगलसेन को आंगन के बीच में बिठाकर उसका कायाकल्प होने लगा, यानी उनको मेकओवर कर सकते हैं आप, उनको अच्छे से तैयार करने लगे। एक वीर जी के एक पैजामा मंगाया, पिताजी से एक नई पगड़ी मंगवाई। ये सारे चीजें कर उसके जो कायाकल्प है वो पहले जैसे दिखते थे उससे पूरे बदल कर उनकी थोड़ी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने लगे। उनके संतु उनका जूता भी पॉलिश करने लगा। तो सगाई के घर में जाने के लिए पूरी तरह से मंगलसेन तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, कहानी में क्या होता है। मंगलसेन का सपना सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। यहाँ पर जो सपना हमने कहानी के शुरुआत में ही देखा था, किस प्रकार से मंगलसेन वीर जी की सगाई का सपना देख रहा था, वो सपना सचमुच साकार हो उठा। बिल्कुल जिस प्रकार से मंगलसेन ने
वीर जी की किस प्रकार की सगाई के जो सपने देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर साकार होता उसी प्रकार होने लगा। मंगलसेन की आओ भक्त ये देखते बनता था, आओ भगत यानी वेलकम इतने शानदार तरीके से हुई। जैसे मंगलसेन अंदर चले गए, मंगलसेन आराम कुर्सी पर उन्हें बिठाया गया और समधी उनके आगे पीछे घूमने लगे और एक तो उनके पीछे खड़ा रहकर पंखा झल रहा था। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाओ चाचा जी, थोड़ा सा और। जिस तरह से मंगलसेन ने सपने में भी देखा था उसी प्रकार से एक आदमी मंगलसेन के सामने झुककर धीरे से पूछता है, चाचा जी थोड़ा दूध लाओ और थोड़ा लाओ। और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ आधा गिलास ले आओ। जब उस आदमी ने उनसे दूध के लिए पूछा तो मंगलसेन धीरे से जवाब देते, ठीक है आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़े लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। वहां पर लड़की के घर में देखते हैं तो इतनी सुंदर सजावट है, देखकर ही मंगलसेन दंग रह गया और उसका जो सिर है घमंड है और भी ऊंचा हो गया, क्योंकि उनकी जो भतीजा है वीर जी जहां पर सगाई हो रही है वो भी कुछ मतलब खास बड़े लोग ही है। उनके घर, उनके साज सज ये सब देखकर लग रहा था कि वो भी कुछ धनीमानी लोग ही है और इसलिए मंगलसेन की जो सिर है हवा में तैरने लगा। हवा में तैरना, सिर हवा में तैरना, ये भी एक मुहावरा है, यानी कि घमंड या एकदम फूल जाना। तो यहाँ पर वो जोर की आवाज से वो पूछते हैं कि लड़की कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इस साल बीए पास किया। तो समधियों ने कहा, जी हाँ हमारे बेटे भी भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस साल उसने भी बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? मंगलसेन वहां पर अपनी लड़के वाले होने की रौब जमा रहा है। वो पूछता है कि घर के कामकाज भी कुछ आता है क्या, सिर्फ पढ़ते रहती है? जी थोड़ा बहुत जानती है, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों, आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए, मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहे, आपका 1.25 रुपए भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। तो अंतिम घड़ी में, मतलब आखिर वहां पर सगाई डलवाने का जो वक्त है वो पास आ गया और जो समधी है, जैसे हमने पहले ही देखा, यहाँ पर मंगलसेन के नजरों से यहाँ पर ये भी कुछ धनीमानी लोग हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े ताल में भर भर कर बादाम लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रख दिया। लेकिन बाबूजी ने हाथ बांध लिए, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज वो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि बेटे ने कहा है उन्हें सिर्फ 1.25 रुपए लेना है, 1 रुपए और 4 आने। तो यहाँ पर वो समधियों से यही बात कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 1 रुपए और 4 आने दे दीजिए, वो ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हमें पुरानी रस्मों को, ये दहेज लेने वाली जो प्रथा है, ये पुरानी रस्मों को हमें बदलना चाहिए। दहेज लेने की जो प्रथा है इसे हमें खत्म करनी चाहिए। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ 1.25 रुपए हमें शगुन के तौर पर दे दीजिए। आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। तो समधी उन्हें आग्रह करते हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ हमें पता है आप बड़े लोग हैं, आपके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी हमारे तरफ से जो चीजें हैं वो रख लीजिए शगुन के तौर में। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज आप मुझे मजबूर न करें, यह उसूल की बात है, मैं तो 1.25 रुपए ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे, आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। तो कहते नहीं महाराज, नहीं जनाब, हमें ये सब नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें 1.25 रुपए दे दीजिए। जब आपकी बेटी हमारे घर आएगी उसके साथ हमारे यहाँ लक्ष्मी भी विराजेगी, इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए।
मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया कि हम 125 रुपए ही लेंगे, आप बार बार तंग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ बाबूजी भी चाहते थे कि बड़े थोड़ा बहुत धूमधाम करे, थोड़ी बहुत दहेज भी उनसे ले, लेकिन बेटे ने उनके हाथ बांध दिए थे, उन्हें रोक दिया था। बेटे की बात वो कैसे टाल सकते थे? इसलिए वो चाहकर भी समधियों से कुछ नहीं ले पा रहे थे। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खल रहा था। बीच में ये समधी बार बार उन्हें ये आग्रह करे कि कृपया ले लीजिए। तो मंगलसेन को चुप बैठना असंभव हो गया। वो बीच में किताब को एक बार कह दिया ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों बार बार हमें तंग कर रहे हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपनी किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के की चाचा है, दूर के घर में टिके हुए हैं, लाला जी ने आसरा दे रखा है। अभी तक जो घमंड से मंगलसेन के जो सर है हवा में तैर रहा था, तो जिस प्रकार से उन्होंने जोर की आवाज में बोला कि आपको कितने बार कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं? यह बात सुनकर जो बेटी की पिता है, लड़की के पिता है, वो अपने पास खड़े किसी समधी के कान में कहते कि ये उनके दूर के कोई रिश्तेदार है, कोई दूर के चाचा जी इनके घर में ही टिके हुए हैं, लाला जी यानी वीर जी के पिताजी उन्हें आसरा दे रखा है, उनके घर में ही वो रहते हैं। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लड़की वालों की तरफ से देने वाले थे, लेकिन बाबूजी ने साफ मना कर दिया। इसलिए अंत में समधी अंदर से एक बड़ी सी थाल लेकर आए, उस पर रेशमी रुमाल ढका हुआ था, उसे उन्होंने लाकर बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के ताल में चांदी के 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी। एक में केसर, एक में रांगला धागा, तीसरे में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बाबूजी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, तो समधियों ने जो अंदर से थाल लाए थे उस पर एक रेशमी रुमाल ढका हुआ था, वो बाबूजी के सामने उन्होंने रख दिया। तो बाबूजी धीरे से वो रेशमी रुमाल उस थाल से हटाते हैं, तो उन्होंने देखा उस थाल के नीचे 3 चांदी की कटोरियां हैं और वो चमचम करती, यानी बहुत ही चमकती भी नहीं, चांदी की कटोरियां हैं। एक में केसर भरा हुआ है, जो आप जानते हैं बहुत ही महंगी चीज होती है, और दूसरे में रंगला धागा, और तीसरे में चांदी की 1 रुपए और चांदी की चवन्नी। तो यहाँ पर उन्होंने 125 रुपए मांगा था, तो समधी लोग क्या किया, उन्होंने ये जो 125 रुपए चांदी के दिए। तो 3 कटोरियों में 3 चांदी के चम्मच भी रखे हुए थे। तो उन्होंने थाल में क्या क्या दिया, 3 कटोरी चांदी के, और उसमें एक में केसर था, दूसरे में रांगला धागा, और तीसरे में चांदी की 1 रुपए और चांदी की चवन्नी, और 3 कटोरियों में 3 चांदी के चम्मच रखे हुए थे। आपने आखिर अपनी बात ही की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 125 रुपए लेने आया था, मगर ताल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों और थाल और चम्मच का मूल्य आंकने लगे। क्योंकि बाबूजी हंसने लगे, क्योंकि वो सिर्फ 125 रुपए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के बातों से अपने मन को मारकर वहां पर बैठे थे, इतने सारे चीजें समधी दे रहे थे, फिर भी वो उन्हें ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जब उन्होंने चांदी की सारी चीजें लाकर दिए, बाबूजी मन ही मन खुश हो गए और वो कहने लगे, जी हमने तो कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आपने इतने सारे चीजें दे दी, आपकी बड़ापन है। और धीरे धीरे उस चांदी की कटोरी और चम्मच के जो मूल्य है वो आंकने लगे, उसको कैलकुलेट करने लगे कि ये चांदी के कटोरी के कितने पैसे हो सकते हैं, इस चम्मच के कितने होंगे, और इस बड़े थाल के कितना होगा। यानी उनके मन में वो लालच है, फिर भी वो अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं, उनका हाथ बंधा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ये चांदी की सारी चीजें देखकर मन ही मन उसके सारे जो मूल्य है उसको आंकने के, कैलकुलेट करने लगे कि ये कटोरी का कितने पैसे हो सकते हैं, इसके कितने पैसे हो सकते हैं, आंकने लगे। मनोरमा और इसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी और दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगलसेन के कंधे पर थाल था,
लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे कि समधियों के घर में सगाई के जो रस्म था वो खत्म हो गया और समधियों से घर से बाबूजी और जो मंगलसेन है वो लौट रहे थे। और मनोरमा जो कि वीर जी की बहनें बहुत ही शरारती है, वो अपनी सहेलियों के साथ छज्जे पे खड़े देख रही थी। दूर से उसे दिखाई दिया बाबूजी सामने आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे मंगलसेन हाथ में कंधे पर थाल उठाए आ रहे हैं और उसने देखा कि उसके ऊपर एक रेशमी रुमाल भी ढका हुआ है। वीर जी अभी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नोवेल के पन्ने में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था मगर हृदय धूमली भावनाओं से उज्जवलित होने लगा। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? ₹1.25 में सगाई डलवाने के बारे में वो क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? तो मनोरमा चाचा जी और बाबूजी को आते हुए देखा और वो चिल्लाने भी लगती है, शायद आ गए। तो जो कमरे में सोए वीर जी एक नोवेल यानी एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मन उस उपन्यास में या उस नोवेल में नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत थके हुए लग रहे, फिर भी मन में एक धूमली भावना, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है और वो अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। प्रभा उसका नाम है। वो सोचते कि क्या प्रभा ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन मैसेज वगैरह उपलब्ध नहीं था। तो वो सोच रहे थे कि क्या प्रभा ने उनके लिए कोई संदेश भेजा होगा, क्या उसे अच्छा लगा होगा मैंने जिस प्रकार से सगाई डलवाने के लिए सिर्फ बाबूजी और चाचा गरीब चाचा को भेजा है और मैंने कोई दहेज की मांग नहीं की, तो वो क्या मेरे आदर्शों से प्रभावित है? ये सारी चीजें उनके मन में चल रहा था और वो ये भी जानते थे कि प्रभा उनके आदर्शों से जरूर प्रभावित होगी। लाख लाख बधाइयां बौझाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगी। जैसे ही अंदर कदम रखता है मंगलसेन, आते ही भाभी को बोलता है कि भाभी जी बधाई हो, क्योंकि सगाई हो गई है। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए, छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मंगलसेन बहुत ही खुश था। अंदर आते ही वो सबको बधाई देने लगा कि सगाई जो बहुत अच्छे से निपट गई है। लेकिन बाबूजी का मन इतना खुश नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वीर जी के जो समधियों के घर में बहुत सारे चीज वो ले सकते थे, क्योंकि वो भी धनी मानी लोग हैं। लेकिन बेटे ने उनका हाथ बांध रखा था, इसलिए वो इतने खुश नहीं थे। वो धीरे से गंभीर मुद्रा में आए, अपनी छड़ी वहीं पर कोने में रख दी और सीधा वो अपने कमरे में चले गए। जैसे हम जानते हैं, क्योंकि पिताजी को वो चाहते थे कि समधियों के घर से कुछ और चीजें ले ले, लेकिन वो अपने बेटे के वजह से मजबूर थे, इसलिए वो कुछ नहीं ले पाए। मनोरमा भागती हुई नीचे आई और झपटकर ताल मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। जैसे वो दौड़ कर आई और मंगलसेन के हाथ से वो थाल है ना, वो उसने झट से छीन लिया। और वो मंगलसेन, उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वो कहते कैसी पगली है, 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। मंगलसेन को उसकी ये जो आदत है वो अच्छी नहीं लगी, इसकी जो हरकत है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे उसने वो थाल हाथ से छीन लिया और तो मंगलसेन के कैसी पगली है, झट से छीन लिया, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं, लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। तो मनोरमा मंगलसेन की टांग खींचते हुए कहती है, हाँ भाई, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी बन गए, मुझे धमकाने लगे। चलिए हटिए, आपका काम हो गया, ताला पर आपने लाकर दे दिया, यहां तक आपका काम हो गया, अब चलिए हमारा काम है। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी के गले मिलकर बधाई देने लगी। आवाज सुनकर वीर जी भी जगले पर आ खड़े हो गए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। ताल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा।
सहसा वो ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथों से छुआ होगा। उसका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस बेट को देखकर उनका मन प्रभा के मिलने के लिए बेताब होने लगा। इस बीच माजी के सगाई का घर है, तो माजी के 2-3 बहन वहां पर आ गई और सब लोग माजी के गले मिलकर उन्हें बधाई देने लगी। और वीर जी भी नीचे आकर नीचे देखने लगे। उन्होंने देखा वहां पर उनके जो ससुराल से आई हुई चीज वो ताल वहां पर रखी हुई थी। उसे देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया, उन्हें रोमांचित हो गया। जिस प्रकार से वो रेशमी रुमाल देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगा उसकी जो होने वाली बीवी है प्रभा ने उसको छुआ होगा, अपने गोरे गोरे हाथों से उसे छुआ होगा। उन्हें लगा वो अपनी पत्नी की यादों में धीरे धीरे खो जाते हैं। उनका जो मन है वो अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माजी ने ताल पर से रुमाल हटाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीजू को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। जैसे ही वो अपने ससुराल से आए हुए चीजों को देखते हैं उन्हें रोमांच होता है। अभी से वो अपने ससुराल की चीजों से बड़ी ही लगाव महसूस करने लगे और रेशमी रुमाल देखकर उन्हें अपनी जो होने वाली पत्नी है प्रभा उसकी याद आती है। वो उनका मन उनसे मिलने के लिए बेताब हो उठता है। जैसे ही वीर जी के माझी ने उस ताल में से रेशमी रुमाल हटाया तो नीचे से चमचम करती चांदी की कटोरियां दिख जाता है। तो वीर जी को ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो होने वाली बीवी है प्रभा ने उन कटोरियों को अपने गोरे गोरे हाथों से सजाया होगा। पानी पिलाओ संतु। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतु को आवाज लगाई, क्योंकि अब मंगलसेन को थोड़ी बहुत घमंड आ गई है, क्योंकि वो अभी समधियों के घर जाकर बड़ी आव भगत लेकर आ रहे हैं। तो आती वो आवाज लगते संतु थोड़ा पानी लाकर पिलाओ, और कुर्सी पर बैठकर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाते हैं। इतने में माझी को याद आई 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो, आज के दिन भी अंदर जा बैठते हो। तो यहाँ पर जैसे ही माझी ने उस रुमाल को, रेशमी रुमाल को उठाया तो थाल में उन्होंने देखा 3 कटोरियां हैं और सिर्फ 2 चम्मच दिखाई दिए। तो माझी को कुछ अजीब लगा। वो कहते हैं कि समधियों ने 3 कटोरियां और 2 चम्मच दिए, 3 नहीं दिए का? और वो जो पिताजी है वो थोड़े बहुत नाराज है, इसलिए वो कमरे के अंदर जाकर बैठ गए हैं। तो बाहर से ही माँ जी आवाज देती है, अजी सुनते हो, आप क्या है आज के दिन भी जाके कमरे में घुसकर बैठे हो? क्या है समधियों ने क्या क्या दिया, बताइए ना, हमें भी बताइए क्या क्या हुआ वहां पर। और यहाँ पर तो 2 ही चम्मच है, क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। बाबूजी को बिल्कुल बाहर आने का मन नहीं है, पहले से मैंने कहा वो नाराज है। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? आप बताओ ना, बाहर आओ, बात करो, क्या हुआ वहां पर, कैसी आपकी आवभगत हुई और समधियों ने आपको क्या क्या दिया? बस ताल में जो कुछ है वही दिया है, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया। अभी उनके जो मन का भड़ास है वो बाहर निकल रहा है। वो बोले दिख रहा है ना सामने जो थाल है उसमें जो भी है उतना ही दिया है, क्या लेकर आता? तुम्हारे बेटे ने जो पहले ही मना कर दिया सब चीजों के लिए, जितने दिए हैं ना उतने ही है, जो थाल में है उतने ही है। क्या 3 कटोरियां और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। तो माँ जी बोलते यहां पर तो 3 कटोरियां और 2 चम्मच है। तो बाबूजी कहते नहीं नहीं, चम्मच भी 3 थे, चम्मच तो यहां सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे, मंगलसेन से पूछो, वही ताल उठाकर लाए हैं। तो बाबूजी कहते नहीं नहीं, 3 कटोरियां और 3 चम्मच थे, मंगलसेन ही उस ताल को उठाकर यहां पर लाया है। तो मंगलसेन से पूछो, 3 चम्मच थे उसमें। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? तो माँ जी मंगलसेन को आवाज लगाती है, वो कहती है यहाँ पर सिर्फ 3 कटोरियां और 2 चम्मच है। मंगलसेन जी बताइए तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतु को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली, BA पास है,
सीना पिरोना भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगलसेन को माँ जी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि वो संतू को ये सगाई में जो कुछ भी हुआ है ना उसके बारे में बता रहे। वो कह रहे कि हमारी इतनी अच्छी सी आओ भगत हुई और समधी हमारे आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे वो हमारे नौकर हो, और लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुशील है, बहुत ही अच्छी है, और बीए पास भी की, पढ़ी लिखी भी है, सीना फिरोना घर के कामकाज भी जानती है। सारी बातें वो संतू को बता रहे थे। मंगलसेन जी तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी ने फिर आवाज दिए, मंगलसेन जी तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही ताल में होगा, मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। तो क्योंकि वो अभी सगाई से आया है, बड़े ही खुश है, और यहाँ पर संतू को ये बातें भी सुना रहा है, तो वो कहते हैं कि क्या कौन सी चम्मच? वहीं पर होगा, देख लो, लापरवाही से कहता है। ताल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने ताल लिया था। तो माँ जी कहते नहीं, यहाँ पर 2 ही चम्मच है। तो मंगलसेन कहते पता नहीं है, 2 ही दिए होंगे, बाबूजी ने ताल लिया था, मैं सिर्फ लेकर आया हूं। हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच है। तो यहाँ पर माँ जी अभी चिढ़ जाती है, वो कहती मंगलसेन जी क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हो? बाबूजी तो कह रहे हैं कि वो 3 चम्मच है, आप कह रहे हो 2। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवाओगे, कुछ नहीं तो 5-5 रुपए के 1 चम्मच होंगे। अभी बाबूजी को तो अपने बेटे पर गुस्सा था, वो अभी पूरा मंगलसेन पर निकलने लगा। वो चिल्लाने, अब बाहर आके गरजते चिल्लाते हैं। वो कहते हैं तुम इसलिए मेरे साथ आए थे कि चीजों को खो कर आ जाओ, गवा कर आ जाओ, कम से कम 1-1 चम्मच 5-5 रुपए के होंगे। 5 रुपए मतलब उस जमाने में 5 रुपए का बहुत कीमत है, तो 1-1 चम्मच कम से कम 5 रुपए का होगा, 1 चम्मच तुमने कहाँ गवा दी? मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूं, इसमें क्या है, हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हो। तो मंगलसेन वही लापरवाही से कहते पता नहीं कहाँ गया 1 चम्मच, मैं क्या, इसमें बड़ी बात क्या है, मैं अभी जाके समधियों के घर में जाकर पूछता हूं कि उन्होंने 2 चम्मच दिए या 3 चम्मच। वहां कहाँ जाओगे, बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो ताल पर रुमाल रखा हुआ था। तो बाबूजी को गुस्सा है, बोलते सारा वक्त तो ताल पर रुमाल रखा हुआ था, तुमने ही कहीं निकाला होगा, बताओ कहाँ है चम्मच? बाबूजी ताल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे, मेरे साथ चालाकी करता है बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? जैसे मैंने कहा पहले से बाबूजी नाराज है अपने बेटे से, साथ ही साथ उन्होंने देखा समधियों में इतनी हैसियत है कि वो कुछ भी दे सकते थे दहेज में, लेकिन बेटे के मना करने के वजह से वो कुछ नहीं उन्होंने लिया है। वैसे भी वो थोड़े बहुत चीजें दिए थे, चांदी के कटोरिया चम्मच, वो भी अब इसमें 1 चम्मच नहीं है। तो बाबूजी को बहुत गुस्सा आया। तो जब मंगलसेन कहता है बाबूजी आप ही को पता होगा, आपने गिने नहीं थे कि कितने चम्मच थे, तो बाबूजी का जो पारा है वो चढ़ गया है। वो कहते हैं कि कहाँ है, तुम मेरे साथ चालाक मत कर, बदजात मतलब बुरी जात वाला, मतलब एक गाली है। तो कहाँ हो तुमने ये चम्मच को है, बताओ, अभी मेरे साथ चालाकी मत करो। माँ जी चम्मच को जाने से विचलित हो उठी, बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी है, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है ना, क्योंकि वहां मेहमान भी बैठे थे और बाबूजी के चिल्लाने से लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए माँ उनको समझा रही कि देखिए समधियों से हमने कुछ मांगा तो है नहीं, उन्होंने कुछ गिने चुने चीजें ही दी है, उसमें भी 1 चम्मच अगर घूम गया, खो दिया तो बुरा तो लगता ही है ना। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं है, बाबूजी गरज कर कहा। तो उन्होंने सबको अब मंगलसेन पर गरज पड़े, सब लोग उस पर टूट पड़े। तो कहते बोलो कहाँ है? चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा की प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आव देखा ना ताव मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गवाए। जैसे ही वीर जी को पता चला उनके ससुराल से जो भी चीजें आई, प्रभा की जो प्रेम की पहली निशानी जो है, ये जो कटोरिया चम्मच में 1 चम्मच गायब हो गया है, इससे वीर जी को
बेहद गुस्सा आया। उन्होंने आव देखा ना ताव, यानी उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे, एक मुहावरा है ना आव देखा ना ताव, यानी यहां देखा है कुछ भी बिना सोचे समझे वो सीधा आए, मंगलसेन के दोनों कंधों को पकड़कर झिंझोड़ दिया, यानी उन्हें पूरी तरह से हिला दिया और चिल्लाकर पूछने लगे, क्या आपको मैंने इसलिए भेजा कि आप चीजों को गवाए, यानी उसे घुमा कर आए। सभी चुप हो गए, सख्ता सा छा गया। वीर जी किन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झोंक कर वापस जाने लगे। तो उन्होंने गुस्से में ये जो हरकत की है उन्हें बुरा लगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा, फिर सीधा वो अपने कमरे में चले गए। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया हो तो तुम्हारी बला से, सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन सकता, जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। तो माँ जी कहते रहने दो बेटा, तुम वो इसके बीच में मत पड़ो, एक चम्मच खो गया तो खो जाने दो ना, इससे तुम्हें बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच से क्या हो जाता है, ऐसा माँ कहती है। उसके मन में दुख है लेकिन फिर भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन बाबूजी यहाँ पर चुप नहीं होते, वो कहते हैं कि लो मंगलसेन की तलाशी लो। मौसिया चुप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से ना रह गया। झट से आगे बढ़कर वो जेब देखने लगी। रसोई घर के दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वो कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मनोरमा पहले शरारती है, जैसे उसे पता चला कि एक चम्मच गायब है, वो दौड़कर मंगलसेन के पास आती है, उसके जेब में हाथ डालकर खोजने लगती है। और संतू जो पानी लाने के लिए अंदर गया था वो पानी का गिलास लेकर दहलीज पर ही खड़ा था और बाकी जो मौसिया जो भी मेहमान आए थे वो दूर हट गए। बेचारा मंगलसेन कुछ बोलना चाहता था लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो एक बार इसका मुंह दूसरे बार उसका मुंह देखते रह गया। एक जेब से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। तो यहाँ पर जब मनोरमा उसकी जेब की तलाशी लेती है तो एक एक चीजें निकलने लगी, एक माचिस की डिब्बी, एक टूटा हुआ पेंसिल, ये सारी चीजें एक एक कर कर निकलने लगी। एक मैली सी रुमाल, बीड़ियों की गड्डी, बीड़ी जो बीड़ी पीते हैं उसकी एक गड्डी निकली और माचिस, एक पेंसिल, टूटा हुआ पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरे जेब में देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती, क्योंकि यहाँ पर मंगलसेन का एकदम बड़ा मजाक बन गया। वो क्या करती है, एक एक चीज, एक बार रुमाल दिखाकर अपनी सहेलियों को दिखाती है, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती है। तो यहाँ पर एक जेब में तो बिल्कुल नहीं मिला, एक मैली सी रुमाल, बीड़ियों की गड्डी, माचिस, एक टूटी हुई पेंसिल मिली तो उसमें नहीं था, तो दूसरे जेब में हाथ डालकर ढूंढने लगती है। दाई जेब में कुछ खनका, मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? तो अपने साइड से देखो, देखो खनक, खनका मतलब आवाज आती है इस जेब में, तो बोलो देखिए यहाँ पर खनक रहा है, मुझे लगता है ये जो चम्मच है इसी जेब में होगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना मालती? अपनी सहेली से मनोरमा कहती है। जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन ये सगाई की चीजें थी। तो वो कहते मनोरमा छोड़ दो, ज्यादा तलाशी मत दो। नहीं, वो चाबियों का गुच्छा था, जो दूसरे जेब में जो कनक रहा था वो चम्मच नहीं थी, वो सिर्फ चाबियों का गुच्छा था। और माँ जी कहते रहने दो मनोरमा, अगर उन्होंने चम्मच लिया हो तो उनके भला से रहने दो, ये रिश्तों से बड़े हमें ये चम्मच नहीं है, लेकिन फिर भी सगाई का सामान है इसलिए उसके लिए हम सब परेशान हो रहे हैं। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांग कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डर के मारे, बेचारे ने कुछ किया नहीं है इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लोग उसका एकदम मजाक बना चुके थे, सब लोग उसके ऊपर टूट चुके थे, लेकिन फिर भी जो मंगलसेन ने कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसके जो दोनों पैर है वो कांप रहे थे। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा।
मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूंगा, इसमें कोई लिहाज नहीं करूंगा। तो बाबूजी जोर से चिल्लाकर गरज कर बोले, मंगलसेन सुन लो, तुमसे ये चम्मच के जो 5 रुपए ना, तुमसे मैं जरूर वसूल करूंगा, इसमें कोई लिहाज नहीं है। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियां की आवाज एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से, दम से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया। उसकी पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके ना रोक सकी, तो मंगलसेन इतने जोर से नीचे गिरा, इस प्रकार से गिरा जो उकड़ू हो गया। उकड़ा मतलब औंधा हो गया। उसके जो सिर पर पगड़ी थी वो पूरी तरह से खुलकर उसके गले में आ गिरी। तो मनोरमा इसकी जो स्थिति देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी, जोर जोर से हंसने लगी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुकाई से भी नहीं बोलते, माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा दो। माँ कहते रहने दो ना, सारे गली मोहल्ले वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, संबंधी लोग आ गए, तो अच्छा नहीं लगता, इतना चिल्लाइए मत, कितना भी करके हमारा खून का रिश्ता है, तो छोड़ दीजिए कहकर वो संतू वहां पर बैठा था, उसको कहते हैं उसको उठाकर वहीं पर छज्जे पर सुला दो। वीर जी फिर खिन्न सानुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ छुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। वीर जी अपने कमरे में बैठे ये सोच रहे थे, मुझे ऐसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। मुझे मंगलसेन के साथ ऐसा, चाचा जी है उनके खून के रिश्तेदार है, तो उनके साथ मुझे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। बेचारे ने चम्मच क्यों चुराते होंगे, नहीं चुराया होगा ना, कहीं वो गिर गया होगा। वीर जी को अभी लग रहा है। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे होने लगे, ढोलक बजने लगी, तो वहां पर गाने गाने लगे। जो आस पड़ोस के लोग आने लगे, जो मनोरमा की सहेलियां वो भी वहां पर गद्दे बिछाकर बैठ गई। एन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़े रहे। मनोरमा ने देखते ही उसे पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई इसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना। तो जैसे ये सारी चीजें मतलब खुशियां मना रहे थे, तो एन उसी वक्त वहां पर दरवाजे पर एक छोटा सा लड़का आकर खड़ा हो गया और वो उसे संकोच हो रहा था कि अंदर जाए कि वहीं खड़े रहे। तभी मनोरमा उसे देख लेती है, देखते ही पहचान जाती है कि वो प्रभा की छोटा भाई है, यानी वीर जी का साला है। किंतु वो, जैसे मैंने कहा पहले से शरारती, वो उसके पास जाकर पूछती है, बेटा जी अंदर आओ, आप यहीं पड़ोस में रहते हो ना। नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। लड़का कहते हैं, नहीं नहीं, मैं पड़ोस में नहीं रहता हूँ, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगे। वो लड़के से बोलेंगे, मिठाई खाओगे, आओगे अंदर? लड़का संकुचा जा गया, मतलब उसे शर्म आई, लज्जा आई। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट के जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देखकर कहा, कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। वो बेचारे लड़के ने अपने कोट के जेब में से एक चम्मच निकाला चांदी का और उसके हाथ में दे दिया। वो कहता है कि ये घर में ही गिर गया था और मनोरमा के हाथ में दे देता है। मनोरमा एकदम खुश हो जाती है और चम्मच सबको दिखाती है, देखो चम्मच मिल गया है। पर माजी समधियों से गिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माजी के नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मनोरमा को पता चल गया कि चम्मच मंगलसेन ने नहीं चुराया है, वो समधियों के घर में ही गिर गया था। इसलिए वो चम्मच हिलाकर माँ को बताने की कोशिश कर रही थी, देखो माँ जी चम्मच मिल गया। कभी वो चम्मच नाक पर रखती, कभी चम्मच को उछालती, लेकिन माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये लड़की कर क्या रही है, क्योंकि वो वहां पर समधियों के से गिरी हुई थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को काट पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे डालते हुए बोला,
तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारे हथेली पर रख दूंगा। अब इस उनको जो मंगलसेन है वो बेहोश हो गया था, गिर पड़ा था, उसे उठाकर वहां छज्जे पर सुलाया गया और संतू ने जैसे ही पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे उसको होश आ गया और संतू हंसकर कहता है, चाचा जी आप शर्त जीत गए। क्योंकि संतू और मंगलसेन के बीच में ये शर्त थी, अगर मंगलसेन सगाई में जाएगा तो संतू उसे 2 रुपए देगा, अगर सगाई में नहीं जाएगा तो मंगलसेन को उसे 2 रुपए देना है। अभी तो मंगलसेन सगाई में जाकर आया है, इसलिए संतू मुस्कुराकर कहता है, आप जीत गए मंगलसेन जी, मैं आपकी जो 2 रुपए है शर्त की जो तनख्वाह मिलते ही मैं नगद यानी कैश नगद आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। बहुत ही सरल और मजेदार कहानी थी। हमने ये देखा किस प्रकार से वीर जी अपने सगाई बहुत ही सीधे साधे तरीके से करना चाहते थे, लेकिन वीर जी के पिताजी बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे समधियों से कितना भी लेना बन पड़ता है उतना ले सके, लेकिन बेटे के वजह से वो कुछ नहीं ले पाते। और इस कहानी के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार के नए जमाने के जो लोग हैं अपनी शादी या सगाई बहुत ही सीधे साधे तरीके से करना चाहते हैं, वे करना भी चाहिए। और खून के रिश्ते कैसे निभाई जाती है। बेकार में यहाँ पर मंगलसेन किस प्रकार से सबके निशाने पर आ गया था, अंत में बेचारे का कोई कसूर नहीं था। उम्मीद है आपको ये कहानी ठीक तरह से समझ में आई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.